Bela Bhatia. Now, and Bela comes from the hottest spot of India right now. साथियों, आप सबको जिंदाबाद, आज़ादी जिंदाबाद। और मैं जहाँ से आ रही हूँ बस्तर से, वहाँ के लोगों की जो स्थिति है उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत पड़ रही है, जिंदगी जिंदाबाद। वो इसलिए क्योंकि आज बस्तर एक कब्रिस्तान बन गया है, ग्रेवयार्ड बन गया है। वहां रोज लोग मारे जा रहे हैं। वहां पे आप सब जानते होंगे कि बस्तर में माओवादियों के साथ में सरकार का एक बहुत लंबे समय से एक आंतरिक युद्ध चल रहा है। 2005 से चल रहा है, जिसको इंटरनल वॉर कहा गया है, जबकि आज दिन तक सरकार उसको वॉर बोलने से कतराती है, क्योंकि अगर उसको वॉर बोलेगी तो कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बन जाएगी, तो इसलिए उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलती है। मगर ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें बरसों बरस हम देखते आए कि लोग मर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। पहले तो 2-3 सालों में हम लोग ने बहुत भयानक चीजें देखी। हम लोग को लगा इतना भयावह चीजें हम देख चुके हैं कि इससे और भयावह कुछ नहीं होगा। ये था संगम का दौर, जब हजारों की संख्या में घरों को जलाया गया, हजारों की संख्या में सबसे बड़ा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ। उस समय 1 लाख से ज्यादा लोग, बहुत लोग मारे गए, बहुत महिलाओं का बलात्कार हुआ। वो सब सलवाजुडुम का दौर था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गैरकानूनी बोला। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी बोला 2011 में, 2009 में, तब तक ग्रीन हंट आ चुका था। और ग्रीन हंट केवल बस्तर में नहीं, मगर हम जानते हैं झारखंड में, ओडिशा में, सभी आदिवासी क्षेत्रों में था। ग्रीन हंट की भी तबाही हम देखते रहे। उसके बाद तरह तरह के ऑपरेशनों का नाम हम सुनते रहे, तरह तरह की फोर्स बनती रही, यहां तक कि आज बस्तर एक छावनी बन गया है। बस्तर आज शायद देश का सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन है, जबकि उसकी आबादी का अगर हम आंकड़ा देखें तो हर 9 व्यक्ति पर एक पैरामिलिट्री फोर्स है आज के दिन में बस्तर में। बहुत पहले जब आंध्रा में जब बहुत युद्ध का माहौल था, 1980 की बात थी, तो आंध्रा को डिस्टर्ब एरियाज कई पार्ट को कहा गया था, वहां डिस्टर्ब एरियाज एक्ट था। आज सुबह रोजमेरी ने हमें बताया कुछ दिन पहले किस तरह से 1958 से नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया गया, जो बिल्कुल गलत है और जिसका रिपील होना चाहिए और मांग होती रही। मगर बस्तर जैसे क्षेत्र में ना ही इसको डिस्टर्ब एरियाज कभी घोषित किया गया, ना ही यहाँ पे कभी भी किसी आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर एक्ट के तहत लाया गया। परंतु वहाँ की जो स्थिति बस्तर की है और बनी हुई है, सालों साल बनी हुई है, वो यही है कि वहाँ के सभी आर्म फोर्सेस को पूरी तरह से इम्प्यूनिटी है। वो कुछ भी कर सकते हैं वहां पर, उनसे कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और यहां तक कि एक ऑपरेशन के बाद जो दूसरी ऑपरेशन आते रहे, जैसे अभी ऑपरेशन कगार चल रहा है, जो तरह तरह के फोर्सेस आते रहे, अनगिनत फोर्सेस वहां पे, नाम बहुत बड़े बड़े हैं। सीआरपीएफ ने भी अपना एक अलग बस्तर बटालियन बना लिया, बस्तर फाइटर्स हैं, कोया कमांडो आए, अब कई सालों से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, एसटीएफ है, कोबरा कमांडो है, मतलब तरह तरह के ये सब आते रहे। और आज के दिन में स्थिति
बस्तर डिवीजन के 7 जिलों की स्थिति ये है कि वहां पे कलेक्टर जरूर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है पर नहीं है। कलेक्टर्स खुद साफ साफ बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं चलता। और फोर्सेस का अगर हम लोग पता करते हैं कि कौन है कमान में, कौन है, तो वहां पे भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी समझ थी कि जिला में एसपी जो है वो कमान पे है, वो भी स्थिति नहीं है। वहां पे सीआरपीएफ है और आज के दिन में तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स है, जो पुलिस लाइन उनका अलग है। तो आज जो खतरा जो बस्तर में जो चल रहा है आज के दिन में, वो ये चल रहा है कि पहले भी बहुत लोगों को पकड़ पकड़ कर लाते थे, अभी भी एक साथ अलग अलग क्षेत्रों से 40-40, 50-50 लोगों को एक साथ पकड़ कर लाते हैं। अक्सर ये फेक एनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़ करते हैं वहां जाकर और आते समय लोगों को भी पकड़ कर लाते हैं। अमित शाह के शायद आपने ये बयान सुना होगा जो उन्होंने जनवरी 2023 को अभी दिया और बाद में कई बार दोहराया कि 2026 तक, मार्च 2026 तक हम माओवादियों को खत्म कर देंगे। तो उसके बाद से हम लोग को वहां पे यही चित्र अब दिख रहा है कि पहले भी बहुत वहां पे फर्जी मुठभेड़ें हुई हैं। कई कई गांव के नाम आपने सुने होंगे जहां पे बहुत लोग मारे गए एक एक साथ। बीजा पांडु मना रहे थे, वहां मारे गए 17 लोग सारकेगुड़ा में। एटेसपेटा में बीजा पांडु मना रहे थे, वहां पे 8 लोग मारे गए। ताड़मेटला में मारे गए। ऐसे ऐसे करके अनेक गांव हैं जहां पे भारी संख्या में लोग मरते आए। अब हम जनवरी 2024 से जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पूरा समय वहां पे फर्जी मुठभेड़ वहां पे हो रही है। कोई कोई तो ये बड़े बड़े आप सुनते होंगे कि यहाँ 30 माओवादी मारे गए, यहाँ 20 मारे गए। उनकी भी अगर आप तहकीकात करते हैं तो अक्सर आप पाते हैं कि उनमें से कुछ तो माओवादी थे, मगर ऐसे कई थे जो ग्रामीण थे। कई बार ऐसे होता है कि कोई घटना होती है, घटना के साथ साथ ही वो लोग गांव से आते समय, गांव से जाते समय लोगों को मारते हैं। कई बार ये हो रहा है कि जैसे अभी तेंदुपत्ता के सीजन में, छोटा सा सीजन होता है, उस समय लोगों को तेंदुपत्ता इकट्ठा करने की जरूरत होती है क्योंकि वो उससे उनको कैश मिलता है, क्योंकि नहीं तो उनको कैश का ज्यादा स्रोत नहीं होता है। तो तेंदुपत्ता के समय अभी 24 में हम लोग ने देखा कि ऐसे गांव जहां पे लोगों को पीडिया, इतावर, 2 गांव है सटे सटे, जहां पे दोनों साइड से फोर्सेस आई, एक तरफ उनको धकेला और सीधे उनको गोलियां मारी। तो वहां तो कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी, वहां कोई माओवादी नहीं थे। और जब ये ऐसा गांव था जहां पे उनको उनकी डेड बॉडी भी उठाने के लिए लोगों में से ही इकट्ठा करके कि आप उनका बॉडी लेके जाओ। गांव कितना दूर है? 25 किलोमीटर दूर है बीजापुर हेडक्वार्टर से। तो उतना आप लोगों को चला रहे हो। और जब हम बीजापुर पहुंचे तो देखे कि पूरे का पूरा इतावर गांव, पूरा पीडिया गांव पहुंचा हुआ है, क्योंकि साथ में वो बहुत भारी संख्या में लोगों को लाए हुए थे और लोग पता कर रहे हैं कि हमारा आदमी मरे में है कि जेल वालों में है। तो जेल वाला मतलब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती है, मगर वो डीआरजी अपने पुलिस लाइन में उसको रखते हैं पूछताछ के लिए। आप थाने जाते हैं पूछने के लिए कि इतने जो लोग आप पकड़ के लाए वो किधर है,
थाने वाला बोलता है मुझे नहीं मालूम, ये ऑपरेशनल टीम ने किया है, मैं ऑपरेशनल टीम का हिस्सा नहीं हूं, वो अलग टीम है। तो आज के दिन में ये स्थिति है कि इतने लोगों को आप ला रहे हो, इतने लोगों को आप मार रहे हो, 2-3 दिन तक लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारा आदमी कहाँ है। और उस तरह से पूरे बच्चे को उठाकर औरतें आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको पूरी की पूरी लाइन दिखती है कि लोग आ रहे हैं। आप उतरते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? तो हमारे 4-5 गांव को पूरा घेरा गया था और लोगों को उठाकर गए हैं, इतने कुछ लोगों को मारे हैं, हम बीजापुर जा रहे हैं पता करने के लिए। तो जैसे मैंने ये बीजापुर का बताया, वैसे ही दंतेवाड़ा, वैसे ही सुकमा, वैसे ही नारायणपुर, इस तरह से सभी जगह इसी तरह का सुनने में आ रहा है। और अभी भी मतलब जनवरी के भी कई किस्से हैं, अभी आपको मैं बता सकती हूँ। अभी कोचोनी करके एक गांव, जहाँ पे कोचोनी और तोड़का, वहां पे भी इसी तरह सुबह फोर्स आई और फोर्स ने चारों तरफ से घेरा। वहां पे जो उनका एक पहाड़ था, तोले पहाड़ी की तरफ उनको खदेड़ा और वहां पे फोर्स पहले से बैठी हुई थी और उस फोर्स ने उन पर गोली चलाई। तो ये तो क्या है, ये तो एम्बुश है। तो जिस तरह का पहले एम्बुश आप मतलब माओवादी पुलिस के लिए लगा के बैठते होंगे या पुलिस माओवादियों के लिए लगा के बैठती है, तो आज के दिन में तो फिर हम देख रहे हैं कि एम्बुश आप लगा रहे हैं सिविलियंस के लिए। तो यहाँ पे तोड़का और कोचोली में इस तरह से अभी हाल में लोग मारे गए हैं। और वही कोचोली में 8 महीने पहले भी एक फर्जी मुठभेड़ हुई थी, उसी के बगल के गांव में लोग मारे गए थे, नैनेंद्रा में, उसी के पास के दूसरे एक गांव में लोग मारे गए थे। तो इस तरह से मतलब पूरे के पूरे इलाके में आपको गांव में आपको ये कहानी दिखती है। गांव से लोग जेल में हैं। अभी जब से पहले भी जेल में थे और अभी भी जब से ये अमित शाह का ये हुआ है, 1000 जितने लोगों को जेल में लिए हैं, कई लोगों को सरेंडर करवाए हैं। अभी सरेंडर वालों को भी बाद में केवल ऐसे ही जीने नहीं देते, उनको फिर से ये गन पकड़ाकर फिर से फोर्स में लाते हैं। डीआरजी फोर्स 50% सरेंडर वालों का है। तो इस तरह से पूरा वहां पे चल रहा है। माओवादियों की भी घटना के बाद, हर घटना के बाद माओवादी तो अपना जो भी करके वो तो रात के अंधेरे में लुप्त हो जाते हैं, मगर सुबह में फिर पुलिस उसी घटना के आसपास के गांव के लोगों को उठाती है। तो मैं एक ही उदाहरण आपको दूं, तो जैसे 2017 में बुरकाबाद करके एक गांव था, वहां पे बहुत बड़ा एक एम्बुश लगा के बहुत बड़ा आईडी ब्लास्ट हुआ था और उसमें तो 26 जवान मारे गए थे। तो उसके तुरंत बाद पुलिस ने उस एरिया को घेरा और वहां के 10-12 गांव से 120 जितने लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। और ये सब जैसे मैं इसमें कई वकील लगे हुए थे, मैं भी कुछ 12-14 लोगों को मैंने देखा, तो उनकी कहानियां सुनने में मिली कि सब सो रहे थे जब उनको इस तरह से उठाया गया। फिर उनको आप जेल के अंदर बंद करते हैं, उन पे यूएपीए डालते हैं। आप जानते हैं यूएपीए कितना खतरनाक काला कानून है, जिसमें बेल कभी देते ही नहीं है। तो बुरकाबाद एक उदाहरण है किस तरह से 5 साल तक ये लोग जेल के अंदर ही रहे। गांव उनके इतने दूर कि उनको मिलने के लिए भी लोग नहीं आ पाते हैं। ऐसे इतने परिवार, ऐसे लोग जो अपने परिवार को देखे ही नहीं 5-5 साल। और ये एक अद्भुत एक दृश्य था कि जब जिस दिन उनका एक्विटल हुआ 5 साल के बाद,
जगदलपुर सेंट्रल जेल से एक पूरा एक फ्लड बोलेंगे ना, एक बाढ़ लोगों की आ रही है। मतलब 100 से ज्यादा लोग एक साथ निकल रहे हैं। ये पूरे बुर्कापाल वाले लोग थे। तो माओवादियों की भी हर एक घटना के बाद उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका जो भी इसका कारण है, जो भी उनके विश्लेषण के मुताबिक, उनके विचारधारा के मुताबिक उसका एक कारण है जिसके कारण उन्होंने हथियार उठाए। मगर एक बार आप हथियार बंद कार्यवाही करते हैं तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस भी होता है, उसका एक असर पड़ता है, उसकी एक सजा होती है। तो ये सब वहां पे पूरा समय ये हो रहा है। तो इसीलिए जो मैंने कहा पहले कि आज के दिन में वहां ऐसी स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति वहां सुरक्षित नहीं है। टाउन में आप सुरक्षित है, जगदलपुर में सबसे बड़ा टाउन है हमारे एरिया का, वहां या दंतेवाड़ा या बीजापुर जो टाउन है, मगर अंदर के इलाकों में पूरी तरह से लोग असुरक्षित हैं। और कभी भी आप बाजार जाते समय, आप राशन लाते समय, आप अस्पताल लाते समय, आप आंध्रा तेलंगाना में जाके, आप चिल्लीबाड़ी में आप जाके वो लीची तोड़ने के लिए गए, वहां पे आपको पकड़ सकते हैं। आपके घर के अंदर के घुसकर भी आपको मारा जा सकता है। जैसे कि नदी पार, इंद्रावती नदी पार एक गांव में, बोडगा गांव है, वहां पे एक महिला जिसका नाम राजे था, वो अपने घर में थी। वहीं पास में से उस दिन फोर्स गुजरी थी, दूर में कहीं मुठभेड़ भी हुई थी। फिर वो लोग किसी को पीछे भागते भागते आए, गोली चलाए और ये राजे को उसके पीठ के इधर से गोली गई। अभी वहां पे कुंभम करके एक गांव है, वो भी नदी पार अबुजुमाड़ में, जहां पे ऐसे लोग जो पेंदा खेती करते हैं, मतलब पहाड़ के ऊपर जाके शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो बोलते हैं, अभी भी वो कोसला उगा रहे हैं और पेंदा खेती कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी वहां पे ड्रोन वो सब लगा के ग्रामीणों पर गोलियां चलाई गई, उनको मारा गया। वहां कोई मुठभेड़ नहीं थी और वहां 4 बच्चों को लगा। एक बच्चा सोनू खेल रहा था, उसको लगा। एक दूसरा बच्चा नीचे झुका हुआ था, अपनी माँ को मदद कर रहा था, उसको लगा। एक रमली, एक लड़की, वो उड़द दाल खेत में काट रही थी, उसको इधर गोली में लगा। उसके इधर में एक्सरे में गोली दिखती है। तो इस तरह का मतलब बहुत ही खराब वहां की स्थिति है। और जब लोग केवल जाके शिकायत लिखाने जाते हैं, तब भी उनको लड़ना झगड़ना पड़ता है, उनकी शिकायत नहीं ली जाती है। साफ साफ बोला जाता है कि पुलिस के खिलाफ हम शिकायत नहीं लेंगे। जैसे कि अभी हाल में गंगलूर में थाना में हुआ, लोग गए, जो अभी मैंने आपको ये घटना बताई थी, जो तोले पहाड़ी के पास वाला एनकाउंटर, उसमें लोग शिकायत लिखाने गए। थानेदार ने साफ साफ बोला हम नहीं लेंगे पुलिस के खिलाफ शिकायत। वहीं पे लोग बैठे रहे, पूरी रात ठंडी में बैठे रहे। दूसरे दिन 12 बजे, और इस बीच में पूरा आईजी को ये वो करते करते दूसरे दिन 12 बजे केवल एक शिकायत दी गई। ये भी कोई एफआईआर नहीं है, ये तो केवल एक शिकायत है जिस पर इन्वेस्टिगेशन वही करेंगे। मगर इसमें कम से कम सर्वाधिक के समय से अभी तक के इस अंतर के लिए कि पहले लोग थाने नहीं जाते थे, पर अब थाने जा रहे हैं और अपना सच बोल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आपका ये झूठ है, हमारा सच है और हमारी सच को आप रिकॉर्ड करो। ये करने के लिए उनको इतना करना पड़ रहा है। मगर शिकायत तो आप जानते हैं कि न्याय की पूरी प्रणाली की एक बहुत ही छोटी सी सीढ़ी है, इससे तो कोई न्याय मिल जाता है, आपको ऐसा होता नहीं है। उतना भी आज के दिन में बस्तर में न्याय नहीं है। तो बस्तर की में ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इसमें हम ये पाते हैं
ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे जो मैंने आपको बोला वहाँ सैन्यकरण बहुत हो रहा है, बहुत मिलिटराइजेशन हो रहा है, हर 3-5 किलोमीटर में एक कैंप है। तो ऐसे कई कैंपों का जब आप उसका मैपिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि वो माइन को बचा रहा है। वहां पे कोई माइन आ रहा है, उसको आसपास में पूरा कैंप है। तो कैंप माओवादी के नाम पर कैंप ला रहे हैं, मगर कैंप जरूर माओवादी को भी खत्म करने का कोशिश है, मगर वो किसको बचा रहा है? तो वो माइनिंग और माइनिंग इंटरेस्ट को बचा रहा है। तो आज आप तो जानते होंगे कि बस्तर में बहुत बढ़िया खनिज है, पूरे एशिया का या सब मतलब बहुत ही अच्छा लोहा, अभी तो सोना भी आया है। इस तरह से खनिज बहुत तरह तरह का वहाँ पे खनिज है और सभी प्राइवेट कॉर्पोरेट्स की उस पर नजर है। और आज के दिन में भी बहुत प्राइवेट कॉर्पोरेट्स आ चुके हैं। तो कोई लोग ये भी बोल रहे थे कि ये मार्च 26 का जो डेडलाइन है, ये पूरे यहाँ से माओवादी को खत्म करने का, वो एक्चुअली अदानी को वो बेला डीला में जो एनएमडीसी के लिए जो माइन अभी तक चल रही थी, वो पहाड़ सुनने में आ रहा है कि उसमें से अब लोहा खत्म हो गया है, अब दूसरा अगर खुलेगा तो उसको अदानी को देने की बात है, ऐसा कहीं अंदर अंदर से सुनने में आ रहा है। तो ये मतलब पूरा सुनने में, ये देखने में अब यही समझ में आ रहा है कि आप कॉर्पोरेट को लाने के लिए आप किस तरह से माओवादी के नाम पर आप पूरे के पूरे आदिवासी लोगों को, चाहे वो ये 5th शेड्यूल एरिया है, फिर भी कोई आपको रूल ऑफ लॉ का कुछ नहीं पड़ा है, आप पूरा समय रूल ऑफ लॉ तोड़ते हैं और आप उनको पूरी तरह से एक जैसे गाजा में हमस के नाम पर किस तरह से पूरे के पूरे गाजा में 40,000 जितने लोगों को मारा गया, उसी तरह यहाँ पे भी माओवादी के नाम पे पूरे आदिवासियों को खत्म करने की यहाँ पे पूरी बात चल रही है। तो अभी बस अंत में मैं इतना ही बोलूंगी कि इसके लिए अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो अब वहां पे एक पुलिस राज है, पूरा पुलिस उनका है, पूरा पैरामिलिट्री उनका है, ड्रोन उनका है, उनके पास ही सब कुछ ये पूरी चीजें हैं। एक तरफ माओवादी जरूर लड़ रहे हैं, मगर माओवादियों पर भी एक तो प्रहार बहुत है, वो भी मारे जा रहे हैं और उनके भी क्या बोलते हैं एक्शन से भी बहुत तरह तरह के वहां पे दिक्कतें भी मिलती है ग्राउंड पर। और जो वहां का आदिवासी समाज है, वो आदिवासी समाज वहां पे कांग्रेस और बीजेपी, वहां दो ही पार्टी है, तो इस पे बटा हुआ है। सर्व आदिवासी समाज नाम का एक संगठन है, मगर वो पूरी तरह से, वो कभी कुछ घटता है तो जरूर जाता है, जांच करता है, कुछ बयान देता है, पर फिर कुछ नहीं। तो जो भूमिका दिवस फरवरी 10 में सब आके गुंडा धूर को याद करते हैं, भूमिका की दिवस की बात करते हैं, भूमिका रिबेलियन को याद करते हैं, मगर गुंडा धूर का जो जुझारूपन था, जो लड़ने का बनने का जो पूरा था, अपने जमीन के लिए, जंगल के लिए, जो कुछ भी, वो आज के दिन में दूसरे जो भी आदिवासी वहां के संगठन है, खास करके सर्व आदिवासी समाज, उसमें नहीं दिखता है। वो पूरी तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही, और या तो सरकारी गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं या कांग्रेस बीजेपी ये सब में बटे हुए हैं, उनसे कुछ नहीं किया जा सकता। माओवादी एक तरफ है, माओवादी के अलावा सीपीआई है, मगर बहुत थोड़ा है, और उसके अलावा एक संगठन शुरू हुआ था वहां पे युवाओं का 2021 में सिलगेट नाम की जगह से, जब इसी तरह रातों रात कैंप आया, गोलियां चली, 3 लोग मारे गए, उसके बाद वहां मूलवासी बचाओ मंच बना, युवाओं का जो सदायुग के टाइम में छोटे बच्चे थे
वो बड़े होकर देखे क्या क्या हो रहा है, और वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने मूलवासी बचाओ मंच बनाया, जिसको अभी अक्टूबर 30 को उसको भी बैन कर दिया है। और इसके पहले हालांकि 21 और 24 तक पूरे बस्तर में अनेक जगहों में उन्होंने धरना, रैली, पूरा समय वो लोग कर रहे थे, पैसा कानून अमल करो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो पूरे कानून की ही बात कर रहे थे, मगर उनको भी सरकार ने नजरअंदाज किया, उनको बैन किया। तो आप सोचिए, अगर एक तरफ सरकार को हथियारबंद संघर्ष नहीं चाहिए, तो आप जो बिना हथियार का जो लड़ना है, जो संगठन खुले ओपन एंड डेमोक्रेटिक मीन्स से लड़ रहा है, उसको भी आप सुनते नहीं है, उसके लीडर को आप जेल डालते हैं। तकरीबन 60 जितने मूलवासी बचाओ मंच के युवा जेल में हैं। कल भी उसके अध्यक्ष रघु मीडियामी को कल ही जेल हुई है, NIA उसको जेल में लेकर गया है, तो और उसको माओइस्ट का फ्रंट बताकर उसको मुंह बंद कर रहे हैं। तो बहुत ही गंभीर स्थिति बन गई है। और बीजेपी और कांग्रेस में हमको बस्तर में बहुत अंतर नहीं दिखता है। केवल यही दिखता है कि बीजेपी के द्वारा हिंदुत्व वाला भी उनका एजेंडा है और ईसाइयों को भी बहुत तंग कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, केवल अपने पिता को दफनाने के लिए जमीन नहीं दे रहे थे, इतने हद तक तंग कर रहे हैं वहां ईसाई आदिवासी को। तो वो बीजेपी करती है, वो कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं और उनके मैनिफेस्टो में, आइडियोलॉजी में नहीं है। परंतु भूपेश बघेल जी को भी जब 5 साल मिले थे, उन्होंने अपने 5 साल गवाए और उन्होंने ऐसा कुछ मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जिससे कि एक नई दिशा बस्तर को मिल सकती थी। तो आज बस्तर को केवल शांति नहीं, क्योंकि केवल शांति बोलना इनफ नहीं है, बस्तर को न्याय चाहिए, बस्तर को जीने का अधिकार चाहिए, बस्तर को वो अधिकार चाहिए जिसके लिए ब्रिटिश के समय में पेड़ों से उनको लटका दिया गया। अपने जंगल का अधिकार, अपनी जमीन का अधिकार, वो स्वतंत्र भारत में आज भी बस्तर के आदिवासी को उपलब्ध नहीं हुआ है। और जहां तक माओवादियों की बात है, तो मुझे लगता है कि माओवादियों के साथ भी, माओवादी एक पॉलिटिकल मूवमेंट है और मुझे लगता है कि केवल सरकार को ही, जब हम बोलते हैं कि सरकार और माओवादियों के बीच में वार्तालाप होना चाहिए, और कल ही हम संकलन जी को याद कर रहे थे और प्रोफेसर हरगोपाल ने उनको याद करते हुए पूरा यहाँ एक लेक्चर दिया, आंध्र प्रदेश में किस तरह से पूरी वार्ता सिटीजन्स कमेटी के और संकलन जी और बाकी सबके नेतृत्व में हुई थी। तो वैसा क्या बस्तर में न्याय पहले, न्याय होगा तो शांति होगी। तो न्याय संगत शांति के लिए क्या कुछ प्रयास हो सकता है? और दूसरा कि पूरे जो जन आंदोलन है, जन आंदोलनों की क्या भूमिका है? क्या जन आंदोलन, माओवादी जो एक जन आंदोलन है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, क्या इसको पूछ सकता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी अभी रणनीति क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लोग नहीं निकलते हैं, मगर बस्तर में 2021 के बाद में हमने देखा कि हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं, हजारों की संख्या में बच्चों को लेकर, अपना वो चूल्हा बनाने के लिए अपना चावल लेकर, सर्दी में, बारिश में निकलते हैं, धरना देते हैं, रैली देते हैं, मगर उनको नेतृत्व करने वाले लोग नहीं हैं, उनको लीड करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि माओवादियों का ऊपर का वैसे अंडरग्राउंड है, ऊपर वाला संगठन, इसलिए वो मूलवासी बचाओ मंच को फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो आज के दिन में मुझे खुद ऐसा लगता है कि जन आंदोलनों की भी एक भूमिका है। बस्तर इसी देश का अंग है
वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए बहुत ही मतलब घोर चिंतन करके और बेबाकी से और खुले दिमाग से और माओवादियों को भी प्रश्न पूछकर मुझे लगता है कुछ हस्तक्षेप करने की जरूरत है। यही मेरी उम्मीद है। धन्यवाद। जो आदिवासी वो माओवादी नहीं है, वो खुले में आकर लोकतंत्र के लिए अपने आदिवासियों के FRA पैसा के लिए लड़ रहे थे, वो सब भी अभी अंदर है। तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है इस पर एक भूमिका लेने का और उनके साथ खड़ा रहने का। तो इसलिए और ये बात छत्तीसगढ़ तक सीमित है, हमारे साथ उड़ीसा के बहुत सारे आदिवासी संगठन के साथी है, झारखंड के अन्य इलाकों के, और हम सब तेलंगाना आंध्रा के भी हमारे पास ये सब अनुभव है ही। तो इसलिए इन संघर्षों के साथ भी खड़ा रहना बहुत बहुत जरूरी है। शुक्रिया। और Friends, you have heard, Belaji, what is happening in Bastar. It is not the question of Maoism, it is the question of tribals. And what is happening there is complete, dismantling of constitution, rule of law, human rights. Think of anything, completely it has been ruined. Now we should be concerned with Bastar, because this reckless use of force by the state, if in principle we permit, it will not stop with Bastar. Please remember, it will not stop with Bastar. Every part of India will become Bastar. And that's the reason why, whether we agree with Maoism or not, but this reckless use of the force by the state will extend to the rest of India if we do not raise our voice at this point of time. Thank you, Belaji. She is the most democratic voice right now on behalf of these tribal